लेकिन मेरी मां पर जब टिप्पणी की, जो दिवंगत हो गई थी, उन पर टिप्पणी करने के बाद में जब मैंने मानहानि का मुकदमा दर्ज किया, उसमें माननीय न्यायालय ने मुख्यमंत्री जी को अभियुक्त मान लिया है। मैं तो जमानत कराने नहीं गया। मुख्यमंत्री जी जरूर जमानत कराने के लिए जाने वाले हैं। आज दोपहर में पेशी है। पट्टा बांध करके कई दिन बचने की कोशिश की थी, लेकिन अब फिजिकली जाकर के अपनी जमानत तो करानी ही पड़ेगी, क्योंकि कोर्ट ने उनको अभियुक्त ऐसा स्वीकार कर लिया। अशोक गहलोत साहब पर डायरेक्ट चार्ज लगाता हूं कि निवेशकों का पैसा न मिले, इसका षड्यंत्र अशोक गहलोत कर रहे हैं। मेरे तो परिवार का नहीं, मेरी 3 पीढ़ी का कोई भी सदस्य, 3 पीढ़ी का कोई रिश्तेदार भी, मेरा और मेरी पत्नी की 3 पीढ़ी का रिश्तेदार भी, अशोक गहलोत साहब को चुनौती देता हूं आपके माध्यम से कि वो प्रूव करें कि कोई भी 3 पीढ़ी का रिश्तेदार, केवल संजीवनी नहीं, हिंदुस्तान की किसी क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी में न तो उसका फाउंडर है, न उसका डायरेक्टर है, न उसका एम्प्लॉय है, न उसका निवेशक है, न उसका बोरोवर है, उधार लिया है, न उसका एजेंट है, और न प्राइमरी मेंबर ही है किसी भी सोसाइटी में। और गहलोत साहब जिन लोगों के साथ में बैठ करके घड़ियाली आंसू बहाते दिखाई देते हैं, वो सारे के सारे लोग, मैं चैलेंज के साथ में कहता हूं, मैं एक एक आदमी प्रूव कर सकता हूं, क्योंकि वीडियो में खुद उन्होंने कहा है वो उसके एजेंट थे। एजेंट पैसा लेकर के आया, उसने अपना कमीशन खाया, और उसके बाद में सोसाइटी में मिस अप्रोप्रिएशन होकर के डूब गए। उसके दोषी जो है वो एजेंट है प्राइमरीली कि नहीं? उस एजेंट के साथ में घर में बिठा करके गहलोत साहब चाय पी करके नाश्ता करके और ये राजनीति करते हैं। साहब दुनिया सारी समझती है सब कुछ कि अगर संजीवनी के इस तरह के कोऑपरेटिव स्कैम में कहीं भी मेरी या मेरे परिवार की कोई लिप्तता थी, तो वो 4.5 साल तक किसका इंतजार कर रहे थे? मुख्यमंत्री जी ने किस तरह की टिप्पणी की, आप अपने सोशल मीडिया अकाउंट को खंगाल लीजिए, आप सबको मिल जाएगा। अपने राजनीतिक स्वार्थ के लिए और अपनी राजनीतिक पराजय को न पचा पाने के कारण से, इस तरह की अनर्गल टिप्पणियां करने के कारण से मैं तो अभियुक्त नहीं बना, लेकिन मेरी मां पर जब टिप्पणी की, जो दिवंगत हो गई थी, उन पर टिप्पणी करने के बाद में जब मैंने मानहानि का मुकदमा दर्ज किया, उसमें माननीय न्यायालय ने मुख्यमंत्री जी को अभियुक्त मान लिया है। मैं तो जमानत कराने नहीं गया। मुख्यमंत्री जी जरूर जमानत कराने के लिए जाने वाले हैं। आज दोपहर में पेशी है। पट्टा बांध करके कई दिन बचने की कोशिश की थी, लेकिन अब फिजिकली जाकर के अपनी जमानत तो करानी ही पड़ेगी, क्योंकि कोर्ट ने उनको अभियुक्त ऐसा स्वीकार कर लिया। उनका कहना है कि मुझे बनी जेल भेज दो, पर उनका पैसा तो दिला दो गरीबों का। देखिए, मैं आपको एक विषय आपके संज्ञान के लिए एक और बताना है। ऐसे जितने कोऑपरेटिव के स्कैम्स या चिटफंड कंपनीज के फेलियर देश में हुए, उन सब की जांच देश में क्रिमिनल सेक्शंस में होती थी, फौजदारी कानूनों के तहत होती थी, जिसमें पहले लंबे समय तक जांच चलती थी। जांचों को प्रभावित करने की कोशिश की जाती थी। राजनीतिक फायदे नुकसान के हिसाब से जांचों को टर्न और टेम्पर किया जाता था। उसके बाद में ट्रायल कोर्ट में वर्षों तक लंबित रहते थे, फिर हायर कोर्ट्स में, अपीलांट कोर्ट्स में जाते थे, हायर कोर्ट में जाते थे, सुप्रीम कोर्ट तक चलते, इस तरह के केस चलते थे। आप सबके जानकारी में वर्षों तक इस तरह के केसों पर निस्तारण नहीं हो पाता, और अंततः क्रिमिनल सेक्शंस में उन ऐसे घोटालेबाजों और घपलेबाजों को, कुछ लोगों को सजा शायद 1-2 जगह पे हुई हो, लेकिन निवेशक का पैसा वापस नहीं मिलता था। इसके लिए भारत सरकार ने एक बिल प्रस्तुत करके 2019 में बैनिंग ऑफ अनरेगुलेटेड डिपॉजिट स्कीम्स ऐसा एक कानून पारित कराया, जिसको राष्ट्रपति जी ने स्वीकृति प्रदान की और वो देश का कानून बना। उस कानून में स्पष्ट प्रावधान है कि कोई भी कोऑपरेटिव सोसाइटी जब या कोई भी चिटफंड कंपनी फेल होती है, तो हर प्रदेश उस कानून के तहत मुकदमे दर्ज करेगा। मुकदमे दर्ज करने के बाद में अगर वो केवल एक स्टेट में है ही उसका ऑपरेशन है, तो उसमें अपने यहाँ पर एक स्टेट लेवल पर कॉम्पिटेंट अथॉरिटी का नियुक्त करेगा। अगर एक से ज़्यादा स्टेट में कोई मल्टी स्टेट क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी है और वो फेल हुई है, तो उसकी जांच के लिए अनिवार्य रूप से मैं लैंग्वेज भी पढ़ सकता हूँ। सेक्शन 30 ऑफ बैनिंग ऑफ अनरेगुलेटेड डिपॉजिट स्कीम्स एक्ट सेज दैट हैविंग रिपोर्टेड बाय पुलिस और अदरवाइज about any scam or misappropriation under the BUDS Act, it shall be referred to Government of India for getting it inquired by Central Bureau of Investigation. अब संजीवनी क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी के परिप्रेक्ष्य में ही बता दूं कि उसमें मध्य प्रदेश और गुजरात दोनों सरकारों ने अपने यहाँ के केसेस को सीबीआई को भेज दिया।
अगर सीबीआई को ये केस भेजा जाता है राजस्थान से, तो भारत सरकार की कॉम्पिटेंट अथॉरिटी जो है, जिस तरह से सहारा में पोर्टल बना करके निवेशकों का पैसा दिया जा सकता है, वैसे संजीवनी का पैसा भी आ सकता है, आदर्श के निवेशकों का पैसा भी लौटाया जा सकता है, नवजीवन के सब निवेशकों का भी लौटाया जा सकता है, और उसके अतिरिक्त जितनी है, मैं तो सबके नाम बता सकता हूं, लेकिन कोशिश करिएगा उनमें से आप लोग जितनी मल्टी स्टेट क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी, उनके निवेशकों का पैसा मिल सकता है। जब मध्य प्रदेश ने सौंप दिया, गुजरात ने सौंप दिया, राजस्थान की सरकार ने बर्ड्स एक्ट में सारे केसेस रजिस्टर किए, उसी के प्रोविजंस के अंडर में रजिस्टर किए, लेकिन उसको सीबीआई को क्यों नहीं भेजा जा रहा? वो इसलिए नहीं भेजा जा रहा कि सीबीआई को यदि भेज देंगे तो गजेंद्र सिंह का गला फंसाने के जो उनका षड्यंत्र है, वो षड्यंत्र पूरा नहीं हो पाएगा। और मैं आज जिम्मेदारी के साथ में आरोप लगा रहा हूं अशोक गहलोत साहब और उनकी सरकार दोनों पर, कि अपने राजनीतिक लालच में वो संजीवनी क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी और इन सब सोसाइटीज के निवेशकों को पैसा न मिले, और क्योंकि इनके सारे निवेशक, इनके सारे निदेशक जो फाउंडर हैं वो कांग्रेस पार्टी के नेता हैं, इसलिए कांग्रेस पार्टी से संबद्ध है, इसलिए उनको लाभ पहुंचाने के लिए इन निवेशकों के हित में घड़ियाली आंसू बहाते हैं, लेकिन उनको पैसा मिल सके न मिले इसका षड्यंत्र कर रहे हैं। अगर बर्ड्स एक्ट में उसको ट्रांसफर कर, सरकार ट्रांसफर कर देती तो अब तक शायद निवेशकों का पैसा मिल जाता है, उसकी प्रक्रिया प्रारंभ हो जाती। उस कानून के तहत इस तरह का प्रावधान है कि कॉम्पिटेंट अथॉरिटी जो है उसका उस सोसाइटी के सारे असेट्स को सीज करके केस का डिस्पोजल होने से पहले ही उनको बेच करके निवेशकों का पैसा, मूलधन वापस लौटा सकती है। लेकिन जब राजस्थान में दुर्भाग्य से ये निवेशक अपनी सोसाइटी बना करके, एक समिति बना करके हाईकोर्ट में गए, केस सुप्रीम कोर्ट को भेजा जाए, कानून के तहत आवश्यक है, ये निवेदन लेकर के हाईकोर्ट में गए। आप लोग एक बार थोड़ा खोज करिएगा कितने करोड़ रुपए देकर के, मुझे जो सूचना लोगों ने दी है, हो सकता है कि शायद कहीं उसमें थोड़ा बहुत 19-20 फर्क भी हो सकता है, कि राजस्थान की सरकार अब तक 4-5 करोड़ रुपए वकीलों को फीस का भुगतान कर चुकी है कि केस सीबीआई में नहीं चला जाए। अगर सीबीआई में चला गया तो उनकी जो आकांक्षाएं और अपेक्षाएं उनकी पूर्ति नहीं हो पाएगी। मैं आज आपके माध्यम से अशोक गहलोत साहब पर डायरेक्ट चार्ज लगाता हूं कि निवेशकों का पैसा न मिले, इसका षड्यंत्र अशोक गहलोत कर रहे हैं।